प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमारे हिंदी की लोक भारती 9वीं कक्षा है उसका पहला पाठ देखने वाले हैं। उसका जो नाम है वो है चांदनी रात। तो हम पहले उसका इंडेक्स में कहा है वो देखेंगे। फिर वहाँ पे देखो चांदनी रात, हाँ, उसके विधा जो है खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्ता, उसका पृष्ठ क्रमांक 1 से 3। तो हम उस पर जाएंगे। अभी देखो, समझे, आप अपनी किताब खोलिए और उस पर जाने का है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछती हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, उसको वहाँ से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, मतलब पर्वत, नदियाँ, आपका विलेज, फिर आपका गांव, उसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखने के। ये तो बहुत आसान सा सवाल मैंने बताया है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। कम से कम 10 वाक्य आप लिख के रहेंगे हम कंपोजिशन बुक में। उसी तरह पहले सबसे पहले हम चांदनी रात जो ये कविता है उसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्ता, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो उनका जन्म जो होता 3 अगस्त 1886 में हुआ था चिरगांव में। हाँ, चिरगांव में होने के बाद झांसी में है उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु जो हुई थी 12 दिसंबर 1964 में। अभी ये जो है मैथिली शरण गुप्त, उनकी जो बोली थी ना वो खड़ी थी। मतलब ये जो बोली है, खड़ी बोली मतलब क्या, हिंदी का एक प्रकार है। जैसे कि मराठी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमारे उर्दू के भी प्रकार होते हैं, उसी तरह हिंदी के भी एक महत्वपूर्ण भाषा है खड़ी बोली। और उसमें जीभ बहुत 80 है, उसकी जीभ के ऊपर, मतलब हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। ये सभी नहीं बोल पाते हैं ये भाषा जो होती है। और उनकी आपकी रचनाएं, मतलब उनकी रचना में मानवीय संवेदना, इमोशनल से, और खासकर नारी के प्रति, मतलब महिलाओं के प्रति करुण भाव उनके साहित्य में बहुत सारा है। वो मतलब बहुत उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी, साकेत महाकाव्य है, यशोधरा है, फिर जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है, और रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। उसी तरह भी खंड काव्य क्या है, ये आपको सवाल पड़ा होगा खंड काव्य क्या है। तो ये खंड काव्य जो होता है वो किसी घटना को प्रधानता, जैसे कि रामायण एक हिंदू धर्म की कुरान जैसी किताब है, तो उसके कुछ प्रसंग यहाँ पे है। और प्रासंगिक कथाओं में इसमें स्थान नहीं होता, मतलब कथा नहीं होती, एक प्रसंग होता है। अभी इस प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से दिया गया है। और प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन सुंदर बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यक्त हुआ। अभिव्यक्त मतलब क्या, व्यक्त किया गया, प्रकट किया गया, पेश किया गया है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन, मतलब रात का जो मनोहरी वर्णन होता है, सुंदर दृश्य होता है, उसको शब्दों में चित्रित किया गया है। तो आज हम सिर्फ पहले 2 स्टांजा देखने वाले हैं, उसी के प्रश्न उत्तर भी देखने वाले हैं। मैंने आपको पूरी वीडियो भेज चुकी हूँ पूरी, वो भी एक बार देखने के। और मैं आपको भी ये समझाने के साथ क्वेश्चन आंसर भी लेने वाली, मतलब आज यहाँ से यहाँ तक समझाऊंगी, उसके शब्दार्थ भी आपको समझाने। और शब्दार्थ आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोलकर उसी में लिख लो। यहाँ भी मैंने लिखे हैं, अब भी लिखना है। समझ में आए बच्चों? तो हम जाते हैं हमारे अभी चांदनी रात के पोएम की तरफ। अभी ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है लैंग्वेज, क्योंकि ये खड़ी बोली की लैंग्वेज है और ये पुराने तरीके से है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी भाषा और सरल हो जाती है। जैसे कि अभी हम पहले की हिंदी भाषा और अब की हिंदी भाषा में बहुत डिफरेंस है। पहले की उर्दू भाषा में और अब की उर्दू भाषा में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो भाषा से हम बात करते हैं, जो हमारे आसपास है, उसके नज़दीक हम चलने लगते हैं। उसी तरह ये आपके डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम में भी आपको एक नवीन, मतलब नया साहित्य की एक कविता आती है और एक पुराने साहित्य की कविता। ये पुराने साहित्य की कविता है तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। ये पुराने साहित्य की कविता 1 या 2 ही रहती है, तो कंपलसरी है, तो वहाँ पे इसकी स्टडी ज़्यादा करनी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, मतलब चारू मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंचल, चंद्र मतलब चंद्रमा, हम जो आकाश में मून होता है ना वो चंचल। चंचल मतलब एकदम तेज, बिल्कुल भी शांत ना बैठने वाला, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो करने वाला लड़का होता है उसे हम चंचल करते हैं। किरणें मतलब उनके रेज, खेल रही है जल थल में। जल मतलब पानी, मतलब सागर, तालाब या फिर वेल, इसमें पानी, हमारे पृथ्वी पे पानी भी है और ज़मीन भी है। ज़मीन कम है, थल मतलब ज़मीन, भूमि, और पानी ज़्यादा है, पानी 71% है। और ज़मीन जो है
31%, 39% है। ये आपको पता है ना, हम साइंस में सीख चुके हैं। तो जो ये चंद्र की चंचल किरणें हैं वो कहाँ पे खेल रही है? जल में भी खेल रही है और जमीन में भी खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। इसी तरह चंद्रमा का जो है फुलमुंडे है और इसके लिए पूरी चांदनी वहाँ पे बिछी हुई है। कहाँ पे? अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आसमान, आकाश में, तल मतलब उसका एक हम बोलेंगे थाल जैसे, अंबर जैसे एक बड़ी सी थाल लगती है और उसमें वो खेल रही है चारू चंद्र की चंचल किरणें, और चांद खेल रही है जल थल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है धरती और अवन। अभी ये इसके कारण क्या हुआ कि पुलक प्रकट करती है धरती। अभी इसको खुशी हो रही है। धरती मतलब हमारी पृथ्वी मतलब धरती, तो वो बहुत खुश हो गई। अभी उसकी खुशी कैसे जाहिर करती हो? वो हरित तृणों के नोकों से। हरित तृणों के नोकों मतलब हरी घास, हमको मालूम है ना, अभी बहुत सारी बारिश का मौसम में तो आएगी, कहीं भी आएगी, हमारे स्कूल के आसपास भी बहुत है। तो ये घास होती है देखो, और इसके हरित तृण मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है वो उसे कहते हैं हरित तृणों के नोकों से। ये जो है ये बारिश के टाइम हवा, ये जब हवा आती ना तो झूलते हैं इधर से उधर। तो ये जो नोके हैं हरित घास के वो खुशी प्रकट करती है धरती की, मानो झूम रहे हैं तरु भी। और इसी तरह ये तरु जो मतलब पेड़ भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मंद मतलब धीरे धीरे बहने वाली जो हवा होती है उसका झोंका जिस तरह से आता है ये भी हिलते हैं, और पेड़ के पत्ते भी हिल रहे हैं। फिर एक बार आपको समझाती हूँ, इतना आसान है, बहुत आसान है। अगर आप एक वर्ड टू वर्ड का अर्थ आपको मालूम हो जाएगा तो आपको कविता समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए सारे शब्दार्थ तो जो है वो लिख कर लेना ज़रूरी है। मैं आपको भेज रही हूँ, मैं इसके फ़ोटो भी भेज रही हूँ, तो आपको अलग से शब्दार्थ भी भेजो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द नहीं समझा है, तो आप मुझे टाइप करके वो भेजो, मैं उसके आंसर जो है आपको क्लास में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही लेंगे, इसके इतने ही प्रश्न उत्तर लेंगे। तो देखिए फिर से मैं समझाती हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मतलब सुंदर चंद्र है, उसके किरणें जो है वो आकाश, जल, पानी और जमीन में खेल रही है। और उसी के तहत चंद्रमा फुल मुंडे है तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और धरती और आसमान में। अभी ये बात की खुशी जो है धरती को हो रही है, और धरती हमारी खुशी जो है वो प्रकट करे हो किस तरह से? ये जो घास होती है हरी हरी घास, इसके नोके को झुलाकर इस वृक्षों के पत्ते को हिलाकर। वृक्ष के पत्ते कौन हिला रहे हैं? मंद पवन। मैंने बहुत सिंपल से आपको समझा रही हूँ, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। अगर समझा नहीं तो यही वीडियो 2-3 बार देखने की, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इतना याद हमें लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पहले बताता कि ये देखो इस चंद्रमा मतलब एक चंद्र है, और उसका यहाँ पे जो सागर है उसमें ऊपर ये प्रतिबिंब है, जैसे हम आईने में देखते हैं ना, उसी की तरह मैं यहाँ हूँ। मतलब क्या? देखो मैं हूँ यहाँ, इसका मतलब क्या? भारतीय डिस्कवरी .ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, मैथिली शरण गुप्ता। अगर ये आप साइट पे जाएंगे तो आपको इस कवि की मालूमात, इसका वीडियो आपको देखने का मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बाकी जो है ये हम बाद में देखते हैं। तो अभी आप आपका वर्कबुक खोलेंगे। क्या खोलेंगे? वर्कबुक। और मैं वर्कबुक की तरफ जा रही हूँ। वर्कबुक जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखने का है। सबसे पहले अपने वर्कबुक में आप यहाँ पे ऊपर ये वर्कबुक का पेज है, शायद आपके पास अलग हो सकता है या फिर यही हो सकता है। हमारे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। अगर मेरे सिखाए हुए क्वेश्चन आपके इसमें है, अगर एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मुझे वो लिख कर भेजिए, टाइप करके भेजिए, या फिर फ़ोटो भी निकाल के भेजिए कि हमारे यहाँ यह क्वेश्चन है, आपने पढ़ाया नहीं, मैं उसका भी आंसर ज़रूर देंगी। देखो यहाँ पे इंडेक्स भी है। किसकी इंडेक्स है? ये वर्कबुक की। हाँ, उसी के साथ ये बहुत अच्छा होता है वर्कबुक भी। और चांदनी रात का जो वर्कबुक मतलब जो है वो हम देखते हैं ज़रा। मैं आपको बता रही हूँ कि
यहाँ पे विषय 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 प्रवेश ये भी पढ़ के लो, क्योंकि थोड़ी सी तो मालूमात आपको यहाँ मिलेगी। बराबर है। देखो, मैथिली गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक विषयों के संबंध में अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी। मतलब ये सारी जो ये मालूमात है, जानकारी है, वो मैथिली शरण गुप्ता की, ये आपके सामने है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते। लेकिन इसमें उन्होंने प्रकृति की सुंदर छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहरी वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। अभी यहाँ भी हमारे सामने भी कविता है, उतना ही हम सीखने वाले हैं। देखो, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरे लाइन्स का अर्थ भी लिखे रखा है, जो आपको समझ में आए जल्दी से। उसके सामने देखो, दिख रहे हैं ना आपको। देखो, चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, देखो ये 2 लाइन्स के अर्थ ये है, ये 2 लाइन्स का अर्थ ये है, जो मैं आपको बता चुकी। ये 2 लाइन का अर्थ ये है और ये 2 लाइन का अर्थ ये है। ठीक है, तो उसी तरह से सबसे पहले क्या करने का है कि ये जो है ये और ये दोनों पढ़ लेने का, दोनों पढ़ने। फिर मैं पढ़ती हूँ, लेकिन क्या वीडियो बड़ी हो जाएगी ना, इसके लिए हमें देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रही है तरूबी मंद पवन के झोंकों से। तो हमारा यहाँ तक इसका अर्थ जो है यहाँ पे है, जो हमने समझाया है, फिर मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसी के तरफ हम संजान आकृति पूर्ण कीजिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आकृति पूर्ण कीजिए, ये जो सवाल है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ नहीं करना है कि अगर नोटबुक में लिखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखना है तो आपको ये भी ड्रॉ करना है, ये भी और ये भी, हाँ, जैसा है वैसा ही। और ये सारी चीज़ें पेन से करने की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चांदनी रात की विशेषता क्या है। चांदनी रात की विशेषता है चंचल किरणें है, ऊपर दी हुआ है देखो, और ये खेल रही है जलथल में, देखो यहाँ पे है अवनी और अंबर में, या फिर किरणों के खेलना, स्वच्छ चांदनी, अवनी और अंबर में, और चंचल किरणें। मतलब ये सारी बातें जो मैंने चांदनी रात की चांदनी रात में किरणों खेल रही है, चांदनी रात का जो किरणें हैं वो स्वच्छ है, और वह खा खेल रही है, अवनी और अंबर में खेल रही हो, उसकी किरणें कैसी है, चंचल है। तो ये सारे यहाँ पे हो गया है। उसी की तरह दूसरा जो क्वेश्चन है पिछले इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन आकृति पूर्ण कीजिए, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, किरणों के खेलने के स्थान कहाँ पे, जल और थल में खेल रही है, जल थल में, हमने पहले ही देखा, हाँ, जल और थल में। आप वहाँ से ढूंढ के भी लिख सकते हैं। यहाँ फैली हुई है चांदनी, अवनी और धरती पर, अंबर और आकाश में, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। धरती खुशी व्यक्त करती किसी हरी घास की नोकों से, ये हमने वहाँ पे भी देखा था। हरी घास देखो, हरी तृणों के नोकों से पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों के नोकों से, इसके लिए हरी घास की नोकों से, जिसमें पेड़ तेज गति से इधर उधर झुकते हो झोंके हैं, मंद मंद पवन के झोंके से। पद्यांश में आया हुआ सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह, सौर मंडल क्या मतलब क्या, सोलर प्लैनेट, तो उसमें पृथ्वी है, अर्थ है, तो पृथ्वी यहाँ पे है। सुंदर कहा गया है जिसे, वो है चंद्र। ठीक है, तो उसी तरह हमें आगे भी देखना है। तो आगे क्वेश्चन क्या, कृति नंबर 2, शब्द संपदा। शब्ददा मतलब क्या, ग्रामर कृति होती है, और अधिकतर जो पोएम होती है उसका ग्रामर जो होता है, समानार्थी शब्द, वचन बदलो, या फिर शब्द युग्म, या फिर राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या पूछा गया है, समानार्थी शब्द। ये एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो देखो, चंद्र चंद्रमा शशि, पवन मतलब हवा, अनिल हवा। अभी देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तृण मतलब ये जो होता है ना, तृण मतलब हरी घास, तृण, एक तृण मतलब एक ही, हाँ। अभी नोको मतलब उसके जो नोक होते ऊपर वाले, ये नोक, हाँ, तो नोक एक ही। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पद्यांश की पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखें। आप
शब्दों में लिखिए। हाँ, आप ए भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। हाँ, तो उसी के साथ मैं आपको एक और भेजती हूँ, ये आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा के दिया है। और यहाँ पे चार आपके इसमें क्या होगा, अंतिम 4 पंक्तियों का या फिर आरंभ की 4 पंक्ति, तो मैंने यहाँ पे वो कट कर दे क्योंकि हमें पूरा लिखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा यहाँ लिख नहीं सकता हूँ तो क्या करेंगे, आप ऐसे एक पेज लेंगे, अगर यहाँ पे पूरा नहीं होता है आपका लिख के तो ऐसे पेज लेंगे और पेज यहाँ पे लिखने के बाद, कब लिखने के बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे नहीं बैठ रहा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, 1 लाइन 2 लाइन बच गई है, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से वहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और ये आपकी यू पिन होती है और यू पिन के साथ इसको यहाँ पे आप टचअप करें देंगे, टचअप करेंगे या फिर स्टेपलर कर देंगे। मतलब ये आपका पेज जो है वो आप कहीं और नहीं जाएगा और दोबारा किसी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका आंसर यहाँ पे जाएगा तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये आइडिया कैसी लगी मुझे आपको बाद में बताइए, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको बताया, अभी इसका आंसर जो है मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि वो भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, देखो, गुप्ता जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा किरणें और जल थल में फैले हुए संपूर्ण तथा आकाश स्वच्छ में चांदनी पिछे हुए पृथ्वी हरी घास के नौकों के माध्यम से खुशी प्रकट करती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंके से झूम रहे हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा के दिया है वो भी आप ले सकते हैं वर्कबुक में भी, ये भी आसान है और शॉर्टकट है और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। आपको लगता है कि ये छोटा है तो आप इसमें कवि का नाम डालिए, लेसन का नाम डालिए, फिर उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आप बना सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अभी इसी लेसन में है एक ग्रामर का पार्ट दिया गया है, वो है समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो कौन से, देखो यहाँ पे है ना, समानार्थी शब्द है तरु, वसुंधरा, कृषक, उद्यान और चंद्र और अरण्य। और ये पार्ट आप कहाँ लिखेंगे, ये आपके जो पार्ट की है ना ग्रामर नोटबुक में, व्याकरण नोटबुक 200 पेज की नोटबुक में आपको लिखने हैं। पार्ट जो किया है ना मैं 200 पेज की नोटबुक में, तो उसमें ये नहीं लिखने का। तो इसी भाषा बिंदु के आधार पर पर्यायवाची शब्द, अभी कौन से लिखने के मैं उनके फ़ोटो भेज रही हूँ, फिर भी आपको मैं एक बार बता दे रही हूँ। अभी तो कौन से भेज रही हूँ या आपको यहाँ समझा के देती है तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं उसको फ़ोटो आपको भेज रही हूँ। समानार्थी शब्द ये ज़्यादा नहीं है, कितने हैं, 40 से। देखो जैसे प्रार्थना, बंदगी, विनती, नित्य, रोज, विपत्ति, संकट, संसार, दुनिया, ये हाँ यह इतना लिखने का है। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द इसके फोटो में भेज रही हूँ। ये दोनों के दोनों कहाँ लिखेंगे आप, ग्रामर नोटबुक में। कहाँ लिखेंगे आप, ग्रामर नोटबुक में। और उसका स्वाध्याय जो है प्रश्न उत्तर है वो भी भेज रही हूँ, उसके आंसर भी मैंने वहाँ पे अभी आंसर कहाँ से, देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो वृक्ष जो है, वृक्ष मतलब तरु मतलब पेड़, वृक्ष और द्रुम। उसके बाद कृषक मतलब किसान, धरतीपुत्र, हलधर। वसुंधरा धरा, भूमि, वसुधा। उद्यान बाग, फुलवारी, वाटिका। अच्छा, तो फिर उसके बाद चंद्र, शशि, राकेश और सुधाकर। अरण्य मतलब जंगल, विपिन, कानन, वन। ये हुए समानार्थी शब्द। उसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो है शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खोजकर उनमें से नए वाक्य बनाए। अभी देखो बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार का विरुद्धार्थी शब्द नासमझ। कुत्ता नासमझ जानवर है, विरुद्धार्थी शब्द हो सकता है। देखो पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में आ पड़ी। अभी पुरानी की विरुद्धार्थी शब्द नई विचारधारा
आजकल के बच्चे नई विचारधारा के है, मतलब इसका विरुद्धार्थी जो अंडरलाइन किया है उसका विरुद्धार्थी शब्द लिखकर नया वाक्य आपको बनाना है। आप आराम से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ विरुद्धार्थी, समर्थन, विरोध, तटस्थ मतलब अलग से रहना, संक्षेप, गर्मियों के सरी, शुक्ल मतलब सूखापन, जैसे गर्मी होती है ना सब तरफ सूखा सूखा हो जाता है, लेकिन अब बारिश हुई तो सब अद्र हो गया, चिकचिका ओल मतलब पानी जैसा, उसको कहते हैं। उसके साथ आगे है देखो, अमरु स्वभाव से अल्पभाषी मतलब वाचाल। फिर हम अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, कुछ उजेर बहुत वाचाल है मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। हम उसे दुत्कार रहे मतलब उसका तिरस्कार कर, अच्छा नहीं लगे। अभी हम सर का सत्कार कर रहे हैं। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए, बहुत कम मिलते, रेयर मिल गए। अभी इंटरनेट सुलभ हो गया है, बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं ना, सुलभ, दुर्लभ का विरुद्ध शब्द सुलभ। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक मतलब फिजिकली आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब इंटरनेट है, फ्रिज है, सब सुविधा है, लेकिन आध्यात्मिक मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं या फिर अल्लाह को चाहते, वो उनका जीवन बहुत सादा है, वो आध्यात्मिक जीवन, गुरु आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। पैसा का अपव्यय नहीं करना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारा ज्ञान मितव्यय करना चाहिए, मतलब उसे संभाल कर रखना चाहिए। मैंने ये आप खुद वाक्य बना सकते हैं, मैंने शब्द के दिए हैं, शब्दार्थ विलोमार्थ शब्द दिए हैं, वो आप खुद बनाएंगे। तो यह मैंने आपको फ़ोटो भेज रही हूँ, वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल। ओके बाय।